कर लो बस। रिवीजन के अलावा दूसरा सेकंड ऑप्शन नहीं होता। रिवीजन ही एक ऐसी है, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छे से और जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। तो कल अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंप्लीट कर ली थी। आज डालिए राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। इसको नोहर नहर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? नोहर नहर। यदि राजस्थान में बात करें इस नहर की, तो मैंने एक तो आपको एक साथ सारी नहरें बताई रखी हैं। सबसे ऊपर ये जा रही है कौन सी नदी? रावी नदी। उसके बाद ये जा रही है ब्यास, और ये है सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया की भी और कहीं कहीं पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत राममान ये 3 नदियां ही हैं। सबसे पहले अपन यदि रावी नदी की बात, ये तो ब्यास की करें, ब्यास और सतलज की। ब्यास आती है और सतलज में मिल जाती है। अब इस नहर को निकालने के लिए भारत सरकार ने क्या किया कि जो रावी का एक्स्ट्रा पानी था वो भी इधर मोड़ दिया थोड़ा सा। रावी का एक्स्ट्रा पानी किसमें मोड़ दिया? ब्यास में मोड़ दिया। और ब्यास का पानी और सतलज का पानी कुछ मिला जुलू के और एक नहर निकाल दी। इसकी नहर का नाम क्या है? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। सबसे ऊपर कौन सी नदी है? रावी नदी। और रावी का एक्स्ट्रा पानी अपन ने किधर मोड़ दिया? ब्यास की तरफ मोड़ दिया, है ना। ब्यास की तरफ मोड़ दिया तो ब्यास भी सतलज में आ रही है। तो ब्यास का और सतलज का और रावी का एक्स्ट्रा पानी, यहां से एक एक्स्ट्रा नहर निकाल दी राजस्थान के लिए। कौन सी? राजीव गांधी नहर। यदि इसकी निर्माण काल की बात करें, तो इसका निर्माण काल था 1989 में इसको शुरुआत हुई और 2002 में बनकर ये कंप्लीट हुई। छोटी नहर थी लेकिन टाइम काफी लिया था इसने। नदियों की बात करें तो रावी और ब्यास का पानी, रावी और ब्यास का अतिरिक्त पानी, रावी और ब्यास के जो अतिरिक्त पानी है उससे ये नहर निकाली गई है। जैसा कि अपन जब देखते हैं रावी का और ब्यास का एक फिक्स पानी किधर जाता है? पाकिस्तान के लिए जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पानी था जो भारत के उसको उपयोग कर सके। कुछ तो भारत बिजली निर्माण में या कुछ अलग अलग तरीके से इसका उपयोग कर रहा है, और उसी में से जो कुछ एक्स्ट्रा पानी था वो इस नहर के लिए आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया गया, और वहां से ये नहर निकाली गई, रावी का और ब्यास का। रावी, ये नदी जा रही है, इसका एक्स्ट्रा पानी लिया, और ब्यास का इसका एक्स्ट्रा पानी लिया, और यहां से ये नहर निकाल दी अपनी, जिसको अपन राजीव गांधी सिद्ध नहर कहते हैं। यदि लावण्य जिले की बात करें, किन किन जिलों को ये फायदा पहुंचा रही है, किन किन जिले के लिए ये फायदेमंद रही? तो एक तो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में भी नोहर बहादरा, हनुमानगढ़ में नोहर बहादरा, इसी क्षेत्र में
ये नहर कवर कर रही है। और दूसरा था चूरू, और इसमें है सरदारपुरा और सादुल शहर। दो दो जगह को दोनों जिले कवर कर रही है। अपन पढ़ रहे हैं राजीव गांधी सिद्ध नहर, जिसको दूसरा नाम क्या है, नोहर नहर के नाम से भी जानते हैं। इसके निर्माण की अपन बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1989 से 2002 तक इसका निर्माण हुआ था। 1989 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2002 में ये बनकर तैयार हुई थी। नदियों की बात करें तो रावी और ब्यास का अतिरिक्त पानी, ऊपर ये रावी जा रही है, इसका एक्स्ट्रा पानी इधर आ गया, और ब्यास इसका एक्स्ट्रा पानी लेकर ये नहर निकाल दी गई है। लाहौल जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ में नोहर और बहादरा, और चुरू में सरदारपुरा और सादुल शहर, इन दो के लिए ये थोड़ा सा करेक्शन करना, ये सरदारपुरा में नहीं है, सरदारपुरा साइड में पड़ जाता है, ये है रतनगढ़। और वहीं इसके आर्थिक सहयोग की बात करें, 1989 में ये बनकर तैयार हुई थी। तो शुरुआत में इसका आर्थिक सहयोग दिया था यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। शुरुआत में इसकी फाइनेंस किसने किया था, यूरोपीय संघ ने इसको आर्थिक सहयोग दिया था। लेकिन जैसा कि सब जानते हो कि जब भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया, तो यूरोपीय संघ ने भी आर्थिक सहयोग देने से मना कर दिया, और उसके बाद इसको आर्थिक सहयोग दिया नाबार्ड ने, परमाणु परीक्षण के बाद में। तो वर्तमान में ये दो जिलों को लाभ पहुंचा रही है, सिंचित कर रही है, हनुमानगढ़ और चुरू। हनुमानगढ़ के नोहर और भादरा, और चुरू के रतनगढ़ और सादुल शहर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, दूसरा नाम क्या है, नौहर नहर। निर्माण 1989 से 2009। नदियां रावी और ब्यास का अतिरिक्त पानी, ऊपर ये कौन सी जा रही है, रावी जा रही है, और उसके बाद ब्यास, और इनका अतिरिक्त पानी से ये नहर निकाली गई है। हनुमानगढ़ का नौहर और बादरा, चुरू का रतनगढ़ और सादुल से है।
तू इधर बैठ सके, गर्मी में क्यों भागा? लिख लिया क्या? यस सर। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। अगली बात करें तो अगली है यमुना नहर। ये एक्चुअली में 2024 में भजनलाल सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है, और ये अभी प्रस्तावित है, ना तो अभी बनना चालू हुई है और ना बन के तैयार हुई है। अभी क्या है, प्रस्तावित है, खाली एमओयू हुआ है, खाली समझौता हुआ है कि राजस्थान और हरियाणा मिलकर इस यमुना नहर के लिए कार्य करेंगे। कौन कौन? राजस्थान और हरियाणा। अब ये भजनलाल सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, नई 2024 में इसके लिए समझौता किया गया भजनलाल सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में। और अभी ये मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है, ये शेखावाटी क्षेत्र को कवर करेगी। शेखावाटी क्षेत्र में और पानी का प्रसार बढ़ाने के लिए, पानी का विस्तार करने के लिए, वहां पेयजल और सिंचाई के लिए ये नहर लाई जा रही है, पूरी तरीके से शेखावटी के लिए है ना। तो यदि इसके सहयोग की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल है, या सहयोग किन किन का रहेगा इसमें? तो राजस्थान और हरियाणा का। राजस्थान और हरियाणा के मध्य एमओयू हुआ है, और ये हुआ है 17 फरवरी 2024 को। खाली अभी ये प्रस्तावित है। लाहौल जिले की बात करें तो ये पूरी शेखावाटी बेल्ट को कवर करती है। शेखावाटी में कौन कौन आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। उद्देश्य क्या है इसका? पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति। ये 2 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण में तो खाली पेयजल के लिए शुरुआत की जाएगी। प्रथम चरण इसका किसका रहेगा? ओनली पेयजल के लिए रहेगा। और वहीं द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण में ये सिंचाई के लिए काम करेगी। 2 चरणों में ये योजना पूरी होगी। लिख लो तब बता देना।
कॉमन लिख लो तब बता देना। लिख लिया सर। लिख लिया। यस सर। तो ये यमुना नहर अभी खाली प्रस्तावित है। सहयोग राजस्थान और हरियाणा के मध्य इसको समझौता हुआ है 17 फरवरी 2024 को। लाहौल जिले शेखावाटी बेल्ट को ये कवर करेगी और पेयजल और सिंचाई के लिए पहले चरण में ओनली पेयजल के लिए कवर करेगी और दूसरे चरण में सिंचाई के लिए भी ये करेगी। अब तक तो अपन ऊपर की तरफ भाग रहे थे हैं। अब थोड़ा यमुना की तरफ देख लेते हैं। ये है यमुना और इससे 3 नहर राजस्थान के लिए हैं, जिनमें से 2 तो चल रही हैं और एक अभी अपन ने पढ़ी। ये थी अभी जो प्रस्तावित है। कौन सी है ये? यमुना नहर। इसके अलावा 2 और हैं जो खाली बस बहुत कम मात्रा में, इनका ऐसा कोई बहुत बड़ी मात्रा में पानी नहीं मिलता और हाँ मिल रहा है, काम चल रहा है। एक है यमुना लिंक नहर और दूसरी है भरतपुर नहर। यमुना लिंक नहर और भरतपुर नहर, इस तरीके से ये 3 नहरें यमुना नदी से राजस्थान के लिए है, जिनमें एक अभी प्रस्तावित है और 2 अभी चल रही हैं, यमुना नहर और भरतपुर नहर। तो अगला लिखिए यमुना नहर, यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर की बात करें तो इसमें सहयोगी हैं राजस्थान और हरियाणा। और यमुना नहर में भी राजस्थान हरियाणा थे, राजस्थान और हरियाणा। निर्माण काल की बात करें तो ये 1966 में बनना शुरू हुई थी और 1985 में जाकर पूरी हुई थी। नदी की बात करें तो कौन सी नदी पर है से निकाली गई है? यमुना पर। वही लाहौल जिले की बात करें तो मुख्य रूप से तो भरतपुर ही है, लेकिन एक डीग और बन गया है तो ये उसको भी कवर कर रही है। तो नए जिले में अपन डीग को शामिल कर सकते हैं, पहले भरतपुर है।
यमुना लिंक नहर सहयोग राजस्थान और हरियाना, निर्माण 1966 से 85 के बीच में निर्माण हुआ। नदी कौन सी है? यमुना पर, लावानवे जिले, भरतपुर और डी। इसको एक नाम से और जानते हैं, गुड़गांव नहर। जैसे गुरुग्राम क्या क्या नाम बदलते रहते हैं, है ना। गुड़गांव नहर के नाम से और इसे जानते हैं। लिख लिया होगा। अब अगली डाली है हाँ सर। भरतपुर नहर। यमुना लिंक नहर और यमुना नहर ये दोनों राजस्थान और हरियाणा की है। भरतपुर नहर यदि इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1964 में। छोटी सी नहर है, ज्यादा बड़ी नहर नहीं है। और इसमें जो राज्य शामिल हैं वो हैं राजस्थान और यूपी। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य इसमें शामिल है। यदि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये मात्र 28 किलोमीटर है। टोटल लंबाई किसकी? इसकी 28 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में ओनली 12 किलोमीटर है। राजस्थान कितनी? ओनली 12 किलोमीटर। 16 किलोमीटर तो इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है। नाम से ही पता चल रहा है भरतपुर नहर। तो लावानवे जिला कौन सा होगा? भरतपुर। छोटी सी नहर है। लिख लिया होगा। भरतपुर नहर 1964 में बनी, सहयोग राजस्थान और यूपी। इससे पहले दोनों में यमुना लिंक नहर और यमुना नहर में राजस्थान और हरियाणा थे। टोटल 28 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से राजस्थान में ओनली 12 किलोमीटर है और लावानवे जिला एकमात्र जो भरतपुर है। अब एक बड़ी योजना पर चलते हैं, जो कौन सी है? नर्मदा नहर बहुउद्देशीय परियोजना। नर्मदा नहर। जो अपन इन नहरों पे बहुउद्देशीय परियोजना नहरों पर बात करने वाले थे, उससे पहले मैंने एक मैप में सब नहरें दिखाई थी, है ना।
नहीं। हाँ, तो नर्मदा नहर की बात करें तो ये नर्मदा नदी निकलती है अपनी एमपी से। कहां से निकली नर्मदा नदी? एमपी से निकली और गुजरात में होते हुए राजस्थान नीचे से होकर निकलती है। तो यहां पर गुजरात में एक बांध बना हुआ है इस पर, सरदार सरोवर बांध। और ये सरदार सरोवर बांध कहां पर है? ये बांध है गुजरात में। और यहां से ये नहर निकाली गई है। कहां से? सरदार सरोवर से ये नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम क्या रहा है? नर्मदा नहर। राजस्थान में बात करें तो ये मुख्य रूप से बाड़मेर और जालौर के लिए काम करती है। बाड़मेर और जालौर इन दो जिलों में इसका बहुत उपयोग है। किसका? नर्मदा नहर का। यदि ये राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में ये सीलूगाम से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में? सीलूगाम से राजस्थान में प्रवेश करती है। सीलूगाम जालौर से राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और वहां पर एक मंदिर बना हुआ है, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। तो राजस्थान कहां से प्रवेश करेंगे? सीलूगाम नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर से ये नर्मदा नहर प्रवेश करती है। और जालौर और बाड़मेर इन दो जिलों के लिए इसका लाभ है। इसमें सहयोग की बात करें तो ये पूरी नहर में कई राज्यों का सहयोग है। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। अपन तो नर्मदा नहर की बात कर रहे हैं। एमपी के लिए भी बहुत सारी नहर जा रही है ना। यूपी के लिए अलग नहर निकल रही है, गुजरात के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग। तो इस पूरी जो प्रोजेक्ट है इसमें 3-4 राज्यों का सहयोग है, जिसमें एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इनका सहयोग है इसमें। उद्देश्य क्या है इसका? पेयजल और सिंचाई। लाभान्वित जिले तो जालौर और बाड़मेर। इसमें योजना में खास बात एक है कि सिंचाई के लिए इसमें एक चीज कंपलसरी है। इससे पहले जितनी भी अपन ने नहरें पढ़ी उनमें कोई भी चीज ऐसी शर्त नहीं थी, लेकिन इस नहर की एक कंडीशन है। यदि इस नहर से कोई किसी को पानी चाहिए या सिंचाई के लिए जल चाहिए तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है, सिंचाई फव्वारा तकनीक से होनी चाहिए या बूंद बूंद सिंचाई तकनीक से होनी चाहिए। कौन कौन सी? बूंद बूंद या
फव्वारा सिंचाई तकनीक को इस नहर पर अनिवार्य किया गया है। इस नहर पर सिंचाई के लिए बूंद बूंद तकनीक एवं फव्वारा तकनीक को अनिवार्य किया गया है। इस नहर से पानी तभी मिलेगा जब या तो आप सिंचाई किससे कर रहे हो, बूंद बूंद तकनीक से, या फव्वारा तकनीक से आप सिंचाई कर रहे हो, तभी इस नहर से पानी मिलेगा। इस पर कुछ लिफ्ट नहरें भी हैं। सांचौर, भादरेडा और पनोरिया में 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेडा लिफ्ट नहर और ये दोनों हैं जालौर में। सांचौर और भादरेडा कहां पर है? जालौर में। और पनोरिया लिफ्ट नहर को निकाला गया है बाड़मेर में। पनोरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर में और सांचौर और भादरेडा ये जालौर की लिफ्ट नहरें हैं। मुख्य रूप से नर्मदा नहर कहां से निकलती है? सरदार सरोवर गुजरात से इस नहर का विकास है। लिख लो तब बता देना। वो खाया
वंशी के लिख लिया यस सर। सबने? यस सर। समझ आ गया? हाँ कोमल? यस सर। ऐसा लग रहा है अधूरे अधूरे मन से बोल रहे हो। सर पूरे मन से कैसे बोलते हैं? धीरे से बोलना कि ऐसा लगता है कि क्या, हाँ आ गया, थोड़ा आ गया। सर वो तो मेरे गले में दर्द था इसलिए ऐसा लग अच्छा, रहा था। वैसे आधी बातें मैं जब इधर सामने होता हूँ तो आधी बातें सुनता नहीं हूँ, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। अब डालिए ERCP, एक अंतिम, बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना। राम जल सेतु आज ना करो, कल करते हैं। आज ना करो, कल करते हैं। लिंक परियोजना। कल कर दूँ कल। ये इसका नया नाम है, जिसे RSLP बोल सकते हैं, राम जल सेतु लिंक परियोजना। यदि पुराने एक और नाम की बात करें, खबर है ना इसमें, ऊपर तो नहीं है ज्यादा। अब मन दिखा जा रहा है और चलेंगे क्लास नहीं वाला। दूसरे नाम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। क्या हो जाओ अगला भी चलेंगे अगला। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP। एक और नाम है इसका, पार्वती तो चला दे। काली सिंध चंबल परियोजना। देख लो कितने नाम आ गए, पर एग्जाम में आएगा तो ये कंफर्म है, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना। भाई चंबल क्यों बोलो? ये इसके नाम तो 3 हो गए, लेकिन यदि एग्जाम में आया तो ये राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से ही आएगा। बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में कोई भी एग्जाम होगा तो ये 100% किस नाम से आएगा? राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से ही आएगा। ईस्टर्न राजस्थान या पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी परियोजना है, जिसका पूर्वी राजस्थान को एक लंबे समय से इंतजार भी था। और सबसे बड़ी बात आज अपन देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान की नदियां सूखी होती जा रही हैं, और खासकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन कुछ जिलों की बात करें तो इनकी स्थिति और भी खराब हो रही है। यहाँ पर पानी की समस्याएं लगातार दिन बे दिन बढ़ती जा रही हैं, न केवल सिंचाई के लिए, न पानी के लिए। और इस योजना को आने से यहाँ पर इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा। जो अलवर और भरतपुर जहाँ अच्छा खासा अनाज पैदा होता था, पानी की कमी के चलते उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई देखी गई कुछ दशकों में। लेकिन इस परियोजना के पूरी होने से
बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को तो लाभ मिलने वाला है। इसमें बहुत सारे, यदि अपन देखेंगे तो नए जिलों की बात करें तो 17 नए जिले शामिल हैं इसमें, और पुराने जिलों के हिसाब से देखें तो पुराने 13 जिले इस योजना को कवर करते हैं। ये अब तक की और अपने आप में सबसे बड़ी परियोजना है, और निश्चित रूप से ये परियोजना राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की दिशा और रूपरेखा बदलने में बहुत बड़ी योगदान रहेगा। यदि आने वाले टाइम पे यदि अपन चाहे बीए के एग्जाम बात करें या रिटन में कोई मेंस में एग्जाम की बात करें, तो ईआरसी पे बहुत सारा कुछ लिखने को भी रहेगा, और अपन को ये लंबे टाइम तक पढ़नी पड़ेगी। और अभी तो ये शुरुआत हुई है ना। ये नाम तो बहुत पहले का है और चर्चा में बहुत टाइम से रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी एक इसका कुछ डेवलपमेंट होने लगा है। इस नई सरकार में थोड़ा सा काम अच्छा खासा चल रहा है। हाँ, बहुत, यदि एक बात देखें तो पेयजल के लिए तो अपने आप में बहुत ज्यादा काम कर चुकी है, सिंचाई के लिए अभी इसको बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये यदि राज्य की बात करें, इसमें सहयोग की बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान और एमपी की परियोजना है। आ गया। ये मुख्य रूप से राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ईआरसीपी राजस्थान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें कौन कौन से जिले, राज्य शामिल है? राजस्थान और एमपी मुख्य रूप से शामिल है। इस परियोजना में ऐसा नहीं है कि जो कुछ नदियां हैं उनका पानी इस परियोजना के तहत लाया जाएगा। इसमें इस बात की ऐसा नहीं है कि उनका पानी कम हो जाएगा, नहीं। इसमें यह कहा गया है कि बरसात के दौरान जो नदियां हैं उनमें क्या हो जाता है, पानी अतिरिक्त हो जाता है, पानी एक्स्ट्रा आ जाता है, और वो पानी क्या जाता है, फालतू में चला जाता है, इधर उधर यूज नहीं होता। तो जब बरसात के दौरान जिन नदियों में पानी ज्यादा आ जाता है, तो उन नदियों के पानी को संरक्षित करके डैमों के माध्यम से एक जगह संरक्षित किया जाएगा, या एक जगह उनको इकट्ठा करके और बाद में पेयजल और सिंचाई के लिए जिसका सप्लाई किया जा सके। मुख्य रूप से जब बरसात के दौरान या मानसून के दौरान जिन नदियों में पानी की आपूर्ति क्या हो जाती है, ज्यादा, तो इस परियोजना के तहत मानसून के दौरान कूलू, ये नदियों के नाम लिख रहा हूं, कुराल, कौन कौन सी, कूलू, कुराल, ये राजस्थान की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की नदियां है ना। काली सिंध, इसका नाम सुना होगा, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। चाकन, पार्वती, कूलू, कुराल, काली सिंध, चाकन, पार्वती, मेज, नदियों के अतिरिक्त पानी को
कौन कौन सी? कोलू, कुराल, काली सिंध, चाकन, पार्वती, मेज, इन नदियों के अतिरिक्त पानी को जो इनका फालतू में बह जाता है। इन नदियों पर क्या है कि ना तो कोई प्रॉपर तरीके से डैम बने हुए, ना जल संरक्षण किया गया है, कोई भी तरीके से इनका बहुत सारा पानी खराब हो जाता है। तो इन नदियों का जो अतिरिक्त पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, उसको क्या किया जाएगा? जिन नदियों में अभी तक बहुत सारा जैसे अपन देख सकते हैं कि चंबल नदी है, बनास नदी है, बाणगंगा है, गंभीरी नदी है, ये पूरी राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो इनके पानी को चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी में सप्लाई किया जाएगा और वहां उसके बाद फिर अलग अलग डैम बनाए जाएंगे जिससे अलग अलग पूरी राजस्थान में पानी की सप्लाई की जा सके, है ना। तो के अतिरिक्त पानी को चंबल, बनास, बाणगंगा व गंभीरी चंबल, बनास, बाणगंगा व गंभीरी नदी में वितरित किया जाएगा। कौन कौन से? कूलू, कुराल, काली सिंध, चाकन, पार्वती और मेज, इन नदियों को जो एक्स्ट्रा पानी खराब होता है, इधर उधर बह जाता है, फालतू में कोई यूज नहीं आता, इनके अतिरिक्त पानी को पहले किस में लाया जाएगा? चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी, इन नदियों में लाया जाएगा और इनके माध्यम से फिर पानी आगे वितरित किया जाएगा, है ना। किन से? इन नदियों में से और इन नदियों में ये लाया जाएगा। कूलू, कुराल, पार्वती, काली सिंधी, चाकन, मेज नदियों के अतिरिक्त पानी को चंबल, बनास, बाणगंगा व गंभीरी में वितरित किया जाएगा। और कौन कौन से सहयोगी राज्य इसमें? राजस्थान और एमपी, ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, अपने आप में बहुत बड़ी परियोजना है और बड़ा इन्वेस्टमेंट है इसमें, हजारों लाखों करोड़ों की परियोजना है ये। तो यहां तक लिख लो फटाफट, फिर अपन आगे देखते हैं। ये परियोजना तो राजस्थान और एमपी की है, लेकिन इसके लिए फाइनेंस जो कर रहा है सबसे ज्यादा, वो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 90% पार्टिसिपेशन है और राजस्थान सरकार या एमपी सरकार का 10%, है ना। आर्थिक भागीदारी, तो इस आर्थिक भागीदारी में केंद्र सरकार कितनी है? 90% केंद्र सरकार का है और 10% ओनली किसका है? राज्य सरकारों का। और इस 10% में एमपी और राजस्थान दोनों शामिल है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से केंद्र सहयोग की योजना है या केंद्र वित्त प्रत्यायोजित योजना है। इसको पूरी तरीके से 90% खर्च केंद्र सरकार कर रही है इसमें। वो फिर कवर कर चुका है और अभी बहुत बाकी है, छोटी योजना नहीं, बड़ी है, टाइम लगेगा। पेयजल के लिए पहला चरण में पेयजल की सप्लाई कर रही है, उसके बाद सिंचाई के लिए कर। कमल, सोनू, बंशिका, सानिया, जो लिख लो बता देना।
लिख लिया सर। तो भाई साहब, पूर्वी राजस्थान में पेयजल में सिंचाई की जलापूर्ति करना, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर को जल आपूर्ति करना, और भू जल स्तर में सुधार, ये तो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब लक्ष्यों की बात करें तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कुछ। इस योजना के तहत 26 बांधों का निर्माण किया जाएगा। कितने बांधों का निर्माण किया जाएगा? 26 बांधों का निर्माण किया जाएगा। जो बड़े बांध है उनकी बात कर रहे हैं, छोटे बांध तो बहुत बनेंगे, बांध तालाब बहुत सारी चीजें होंगी। सिंचित क्षेत्र की बात करें तो इससे 5.6 लाख हेक्टेयर जमीन कवर करेगी। 5.6 लाख हेक्टेयर। और ये राजस्थान और एमपी दोनों की है 5.6 लाख। राजस्थान और एमपी की 5.6 लाख। दूसरा किधर गया यार, वो मार्क कर सकते हो। जिलों की बात करें तो इसमें राजस्थान के वर्तमान में 17 जिले कवर है। पुराने 13 जिले कवर हो गए। पुराने आंकड़े के अनुसार तो 13 जिले हैं, और नए जिलों के अनुसार 17 जिले ये योजना कवर कर रही है। उद्देश्य पूरी राजस्थान में पेयजल में सिंचाई करना, डीएमआईसी को जलापूर्ति कराना, हर भूजल स्तर को सुधार करना, ये इसके 3 उद्देश्य है। अब अपन को 17 जिलों का थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, तो एक बार पढ़ेंगे तो पता रहेगा जिले कौन कौन से हैं वो 17। सबसे पहले देखते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चाहे आप इसे हाड़ौती कह दो या ये कोटा संभाग के नाम से याद रखो। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके अलावा एक ABCD तो चलता ही है, मतलब पूरी राजस्थान की बात करी तो ऐसा और बढ़ा दो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। कितने हो गए? 5 और 4 9, ये जिले तो सीधे सीधे याद हो जाएंगे। और इसी क्षेत्र में कुछ नए जिले बने हैं अलवा और भरतपुर में, वो भी शामिल कर लो। कौन कौन से? खैरतल, तिजारा, जिसे किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? जिसे वर्तमान में भर्तरी नगर के नाम से जानते हैं। और एक कौन सा बना है? डी, भरतपुर से। इसके अलावा दौसा, जयपुर,
अजमेर और टोंक। दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक। अब इसमें उन जिलों को शामिल कर लो जो नए बने। एक चीज मैं बता दूं, यदि लिखने में कोई जल्दी मत किया करो। जब मैं यदि कुछ बता रहा हूं तो आराम से पहले सुन लिया करो। खूब बाद में काफी टाइम के लिए कोई इतने जल्दी नहीं करता। खूब टाइम मिलता है लिखने के लिए। लिखने पे ध्यान होता है, फिर याद रहने कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले देखा अपने कोटा संभाग के कौन कौन से। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके अलावा ABCDS, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान के बड़े जिले हैं, जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक। अब इस क्षेत्र में जो अपन दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक की बात कर रहे हैं, नए जिले कौन कौन से उनको शामिल कर लो बस। कौन कौन से हैं तक याद हो तो। कोटपुतली, बहरौड और कौन सा, बालोतरा कहाँ गए यहाँ पर, ब्यावर। कोटपुतली, बहरौड और ब्यावर। फिर कितने हो गए बस तो। कोटपुतली, बहरौड, अजमेर, ब्यावर और चार जिले तो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं बस पुरानों से। तो 17 जिले शामिल है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये कोटा संभाग के हैं। और ABCDS, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर है। तो ABCDS में दो जिले नए और बने, कौन कौन से, भर्तृनगर और डी। इसके अलावा बड़े जिले बचे दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक। और इसमें दो जिले और कौन कौन से हैं, कोटपुतली, बहरौड और ब्यावर। 26 बांधों का निर्माण किया जाएगा। 5.6 लाख हेक्टेयर राजस्थान और MP के सिंचाई क्षेत्र को कवर करेगा। अब इसमें जो सबसे मुख्य है, डायरेक्टली कई बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीधा सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान को कितना पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा। पानी में हिस्सा कितना है इनका। तो राजस्थान को तो है 4102 MCM और MP को है 3120 MCM। राजेश जी, MCM की फुल फॉर्म बताना। मिलियन क्यूबिक मेट्रिक या मीटर है, मुझे कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। राजस्थान को तो 4102 MCM और MP को 3120 MCM पानी मिलेगा। पंचिका, सानिया, कोई बता सकता है MCM की फुल फॉर्म। नहीं पता। नहीं पता, अरे गूगल कर लो।
किया क्या किसी ने? मीटर है सर। मिलियन क्यूबिक मीटर। मिलियन क्यूबिक मीटर। कई बार कुछ चीजें याद रह जाती हैं तो वो फिर परेशान करती है। मिलियन क्यूबिक मीटर। तो 4102 और 3102, 3120 पानी मिलेगा। तो बेसिक से राजस्थान को कितना ज्यादा पानी मिल रहा है, एमपी को कम पानी मिल रहा है। ये मानो राजस्थान, पूरी राजस्थान की मौत सी हो जाएगी। जो नहरों से पश्चिमी राजस्थान भरा पड़ा है ना, अब वो नहरें पूरी राजस्थान में दिखने को मिलेंगी। तो पूरी राजस्थान सोचता था कि नहरें होती क्या है, पूरी राजस्थान को यही नहीं था कि नहरें भी होती है, और जो भी राजस्थान में, और जो भी पश्चिम राजस्थान में नहरें होंगी, अब वो पूरी राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। तो इसको लिख लो फटाफट, और लिख लो तब बता देना। इसके कुछ प्रमुख बांध हैं, उनका अपन लिख लेते हैं अभी। कॉमन लिख लिया क्या? यस सर। और कोई है जिसने नहीं लिखा? ये याद रखना, राजस्थान को 4102 एमसीएम पानी मिलेगा, और वहीं मध्य प्रदेश को 3120। आरएसएलपी परियोजना के तहत प्रमुख बांध एवं बैराज। एक बनेगा रामगढ़ बैराज। ये बनेगा कूल नदी पर। और 12 में हम्म
नहीं, कोल नदी पर, और कहाँ बनेगा, बारा में बनेगा ये। एक बनेगा महलपुर बैराज, ये बनेगा पार्वती पर, पार्वती नदी पर। ये भी बारा में। एक बनेगा नवनेरा, एवरा, नाम तो कहां से लेकर आए, बैराज। ये बनेगा काली सिंधी पर, और कोटा में। कोटा में बनेगा ये दोगुद पर। एक जगह है दोंगोद। एक बनेगा मेज बैराज, बैराज मेज नदी पर। ये बनेगा बूंदी में। एक बनेगा राठौड़ बैराज, ये बनेगा बनास पर। तुम्हें याद है कि बनास कहां से निकलती है, कहां कहां बहती है? सवाई माधोपुर। अगला है डोंगरी बांध, ये भी बनास पर। सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध, बनास पर। और ये तो पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ईसरदा की तो कहां पर है, सवाई माधोपुर। तो ये प्रमुख रूप से कुछ बैराज और बांध है, 2 बांध है और 5 बैराज है लगभग। रामगढ़ बैराज 12, बैलपुरा बैराज 12, नवनेरा एवरा बैराज, कोटा, मेज बैराज, बूंदी, राठौर, डोंगरी और ईसरदा कहां पर है, सवाई माधोपुर, जिसमें डोंगरी बांध और ईसरदा बांध है, राठौड़ बैराज है। और ये सवाई माधोपुर में तीनों कहां पर है, बनास नदी पर है। मेज नाम से पता चल रहा है, मेज नदी पर। नवनेरा एवरा बैराज ये काली सिंधी पर। रामगढ़ कूल नदी, मैलपुर पार्वती। सर हटो। एक परियोजना और है, काली तीर परियोजना। ये मुख्य रूप से है धौलपुर में। छोटी सी परियोजना है बस, कई बार नाम पूछ लिया जाता है। काली तीर परियोजना कहां पर है, किससे संबंधित है, तो ये है
धौलपुर में। और इसमें क्या किया जाता है, चंबल नदी का जो पानी है उसको पार्वती और रामसागर बांध में पहुंचाया जाता है। चंबल नदी के अब जलापूर्ति चंबल नदी से पार्वती और रामसागर बांध में, रामसागर बांध इस तरह कहाँ हो गया, धौलपुर में। रामसागर बांध में जलापूर्ति की जाती है। कालीती परियोजना धौलपुर चंबल नदी से पानी को पार्वती और रामसागर बांध तक पहुंचाया जाता है। लिख लो तब बता देना। सर ये कोटा के ब्रैकेट में क्या है? और इसी तरह ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। सर एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलो कोमल। ये कोटा के ब्रैकेट में क्या है? ये है दो गोंद, जगह का नाम है ये। वेट कर रहा हूँ ना, कौन क्या है, मैंने लिख लिया। लिख लिया सर।
इसके साथ ये अपना टॉपिक पूरा होता है। मैंने आपको आज इस टॉपिक के नोट्स भी शेयर किए। उस नोट्स में आपको देखना कि लास्ट पेज पर एक 55-56 योजनाएं, जो अलग अलग परियोजनाएं छोटी बड़ी दे रखी हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक पेज में उनको लिख जरूर लेना। कभी जब भी रिवीजन हो तो फास्टली रिवीजन हो जाए, एक साथ कुछ याद रह जाए, कुछ नहीं रहे, है ना। और अलग अलग जीरो के हिसाब से कुछ हैं जिनके नाम अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिनके नाम अपन आपको लगा होगा कि आपने पढ़ लिए, पर एक साथ 56 परियोजना दे रखी हैं और इन सबको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल लिख लेना। इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, बाकी आप इनको लिख लेना और रिवीजन करते रहना, है ना। अब रहा अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियरली कि ज्योग्राफी अपनी लगभग 20 मई तक पूरी हो जाएगी। 1.5 महीने से ज्यादा हो जाएगा। कब की स्टार्ट हुई थी अपनी? कोई बताएगा कब स्टार्ट हुई थी ज्योग्राफी? कोमल? 20 मार्च से। 20 मार्च को स्टार्ट हुई थी क्या? हाँ सर, मेरी एग्जाम के बाद दूसरे दिन से ही लिखी मैंने क्लास, तभी स्टार्ट हुई थी 20 या 21 मार्च से। हाँ तो देख लो, 20 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 20 मई तक ये पूरी हो जाएगी। उसके बाद यदि इस ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बचेगी वो पार्ट बचेगा राजस्थान इकोनॉमिक्स का, जिसमें करंट की आर्थिक समीक्षा भी कवर होगी, जनसंख्या, एनर्जी और भी कई सारे जैसे एग्रीकल्चर या और जो आर्थिक सुधार हुए, अलग अलग इंडस्ट्री लगी है, कॉरिडोर, ये सब राजस्थान इकोनॉमिक्स के पार्ट है। अपन कोशिश करेंगे कि इसके बाद अपन राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट करें, पर पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले ये कंफर्म है कि आप सबको ये याद कैसे होने, ये चीज पर देखना होगा। याद नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सबको याद कर लें। दूसरी चीज, तुम्हारा सीईटी नवंबर या दिसंबर में लगने की संभावना है, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। और पैटर्न भी क्लियर हो चुका है कि पैटर्न वही रहेगा। सिलेबस में एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग। सबसे मेन चीज ये बढ़ने जा रही है। यदि कोई अब भी स्टार्ट करेगा तो मैं तो इतना बता रहा हूँ, देखो अपनी राजस्थान जीके का तो आराम से बहुत इतना ये है कि तुम याद कर लो, इतना डीप में, इससे ज्यादा शायद ही मुझे नहीं लगता कि आपको इतना धीरे धीरे कोई करवाएगा। यदि इस स्पीड पे आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी। और कोई यदि अब भी नया ज्वाइन करना चाहे तो मैं उसको इतना बता रहा हूँ कि राजस्थान जीके और करंट, ये दो मेरी जिम्मेदारी है। और उसके ऊपर यदि आप लोग चाहे दो पांच, यदि आप हुए रीजनिंग पढ़ना चाहे तो रीजनिंग पढ़वा देंगे, मैथ पढ़ना चाहोगे मैथ, इंग्लिश पढ़ना चाहोगे तो इंग्लिश, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान कंप्लीट या इंडिया का कोई ऐसा पार्ट रहा जैसे पॉलिटी का या ज्योग्राफी का, तो उसका बेसिक बेसिक जो अपना सीईटी निकल जाए। पर राजस्थान तो ऐसी है कि अपन को डीप में करनी ही करनी है। इसमें कोई इंतु किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि ये कम कर ली जाता है। ये तो भैया इसमें ना तो सीईटी करके भी क्या कर लोगे। यदि ये राजस्थान जी के तैयार नहीं है आपकी और सीईटी हो भी गया तो फिर भी कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जामों में तो फिर आपको इससे लड़ना पड़ेगा। इंडिया जीके किसी भी एग्जाम में आती है तो 20% से ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब वही राजस्थान जीके आती है तो 40% से कम नहीं आती। तो अब भी यदि कोई फिर से शुरुआत करना चाहे और यदि आपका भी कोई, यदि आपके साथ में कोई भी अब फिर से ज्वाइन करना चाहे और सोचे कि सीईटी तक एग्जाम का सिलेबस हो जाएगा, तो हाँ, सीईटी का एग्जाम का सिलेबस अपना आराम से हो जाएगा। यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो चाहे वो कल से ही ज्वाइन कर ले,
अपना जब भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं अब तो ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी तभी ज्वाइन करेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इसे एक एक दो दो दिन डिले करना और चीजें बस कोई मतलब नहीं है भाई। 2-3 टॉपिक इधर होंगे तो उधर होंगे, क्योंकि अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिना ज्योग्राफी के यदि बेसिक चैप्टर नहीं समझ रखे तो भी समझ आ जाएंगे। यहाँ तक चैप्टर ऐसे थे, यदि आपने पहले कि आपको राजस्थान का मैप नहीं है, आइडिया नहीं है और चीजें नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल थी, है ना। लेकिन अब यहाँ के बाद यदि बेसिक आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। अब अगला टॉपिक डालिए, जल संरक्षण की तकनीकी। इससे इस टॉपिक के बाद आपका जल से पीछे छूट जाएगा। उसके बाद मिट्टी आ जाएगी। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा क्या है जल संरक्षण, ये अभियान। एनएसएस वाले तो वैसे भी ज्यादा इस बात से ज्यादा परिचित है, क्या है जल संरक्षण। कोमल, दिया। अरे मैं एनएसएस वालों से ज्यादा पूछ रहा हूँ। सर सब एनएसएस के ही हैं। सब एनएसएस के ही है क्या? अच्छा वंशिका, सर मेरे सोन, पास तो है ही नहीं। सोनू, क्या होता है जल सर संरक्षण? हमारे पास जल का किस तरह से बचाव किया जाए। जल का व्यर्थ खराब मतलब बेकार में जाने से बचाना, है ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। जल संरक्षण का उपयोग या महत्व यही है कि जो फालतू में जो पानी खराब हो रहा है, फालतू में जो पानी बह रहा है, उसको फालतू के बहने से बचाना और उसका सही उपयोग लेना। अपन यहाँ जो जल संरक्षण की तकनीकें देखेंगे उनमें मुख्य रूप से ये होगा कि जो बरसात होती है बहुत सारा पानी बह जाता है और वो इधर उधर बहकर खराब हो जाता है, ना तो अपन उसे पेयजल के रूप में उपयोग कर पाते ना उसे सिंचाई के रूप में उपयोग कर पाते। तो परंपरागत तकनीकें थी और कुछ अब वर्तमान में तकनीकें हैं। आज अपन देखेंगे कि कुछ ऐसी जो प्राचीन काल से समझ चलती आ रही हैं कि जिस जगह मरुस्थल में, आज तो अपन बात करते हैं कि वहां नहरें आ गई, लेकिन कोई जमाने में तो वहां नहरें थी नहीं ना। तब भी वहां लोग रहते थे, तब भी लोग पानी पीते थे, तब भी सिंचाई होती थी, तब भी लोग जीते थे। तो क्या तकनीकें थी, क्या तरीका था उनका जिससे वो पानी को इकट्ठा करते थे और फालतू बहने से अपना बचाते थे और जिससे अपनी जो आवश्यकता की जो चीजें हैं वो पूरी करते थे। तो जल संरक्षण की अपन बेसिक डेफिनेशन लिखे तो लिखो, व्यर्थ या बहते हुए पानी को। सर यस। आज ही कराओगे क्या। टाइम हो गया क्या? देखो तो सही। 5 मिनट है अभी। चल ठीक है, ये कल कर लेंगे अपन।